में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यूपी के गांव में कैसे भगवान के नाम पर ठगने का खेल खेला गया। आपको दुनिया के एक ऐसे शहर में भी लेकर चलेंगे जहां आग के गोले और बरसते शोलों से जुड़ा फेस्टिवल मनाया गया। आपको ये भी बताएंगे कि किस देश के उपराष्ट्रपति के सिर पर हमलावर ने बंदूक तानी। आपको पाकिस्तान के नेताओं के मंच से गिरने की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। खबरें सुपरफास्ट अंदाज में भी होंगी। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया। खेत में अंधविश्वास भुनाने का खेल। जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है। ये देख रहे हैं गोरेलाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना। गॉड का नाम ऑनलाइन फ्रॉड। आग के गोले, खूब बरसे शोले। सिर पर तनी बंदूक, नहीं चली गोली। अरे हम तो गिर पड़े। देखते रहिए एजेंडा इंडिया का। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कोलकाता से खबर है, ईडी के सामने पेश हुए हैं अभिषेक बैनर्जी। कोल स्कैम केस में अभिषेक बैनर्जी की पेशी हुई है। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि इन लोगों के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसीलिए ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की जा रही है। ये अभिषेक बैनर्जी ने कहा। यानी आज अभिषेक बैनर्जी ईडी के सामने पेश होते हैं। कोल स्कैम केस में अभिषेक बैनर्जी की पेशी होती है और ईडी दफ्तर से निकलते ही वो कहते हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं और चूंकि राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी से डराने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। देश में आस्था के नाम पर लोगों को ठगने का खेल खेला जाता रहा है। इस सिलसिले की नई तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक गांव से सामने आई है। यहाँ कुछ लोगों ने देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगवाई, आप समझिए, और फिर इन्हें अपने खेत में दबाकर ये दावा किया कि ये मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं। गांव के लोग उनकी बातों को सच मानते हुए पूजा भी करने लगे, लेकिन फिर खुल गई पोल। कैसे सामने आई असलियत, आप ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा था, कैसे गांव वालों के अंधविश्वास का फायदा उठाया जा रहा था। पूरी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे यानी फ्लैशबैक में ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के महमूदपुर गांव के एक खेत में ये भक्तों की भीड़ है। जिस खेत में ये भीड़ जमा है, उसके मालिक ने दावा किया था कि खुदाई में उसे भगवान की 500 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। इनमें मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और कुबेर सहित कई पीली धातु की मूर्तियां शामिल हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग खेत पर पहुंचने लगे। सैकड़ों भक्तों की कतारें लगने लगी, लोग पूजा करने लगे। फल फूल के साथ ही चढ़ावा भी चढ़ाया। करीब 35,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका था। यहाँ तक कि खबर मिलने के बाद प्रशासन ने मूर्तियों की जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दे दी। लेकिन तभी वो हुआ जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। इस घटना की तस्वीर इलाके में ऑनलाइन सामान लोगों तक पहुँचने वाले डिलीवरी बॉय ने भी देखी और फिर उसने भगवान के नाम पर ठगी कर रहे लोगों का भंडाफोड़ कर दिया। उसने पुलिस को जानकारी दी कि मूर्तियां खेत में खुदाई से नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई गई हैं। उसने ऑनलाइन ऑर्डर की रसीद भी दिखाई। पुलिस हरकत में आई और भगवान के नाम पर ठगी कर रहे लोगों का सच गांव वालों को बताया गया। मंगाया है ये ऑनलाइन मंगाया है ये
जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है। ये देख लो, ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिर आरोपी पिता और दोनों बेटों ने कबूल कर लिया कि पैसों के लिए ही उन्होंने ये पूरा नाटक रचा था। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पे अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो प्रथम पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने नजान से बनाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले। आस्था और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने और फायदा उठाने का खेल लगातार खेला जाता रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर कहा जाता है कि आग से खेलना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश में लेकर चलते हैं जहां लोगों को आग से खेलने का शौक है, और ये देश है एल साल्वाडोर। यहां हर साल होने वाले फायरबॉल फेस्टिवल के दौरान लोग एक दूसरे पर आग के गोले बरसाते हैं। इस बार भी लोगों का जुनून कम नहीं था। अगस्त की तारीख एल साल्वाडोर के नेजापा शहर के लोगों के लिए कुछ खास है। क्यों खास है, ये जानने के लिए इन तस्वीरों को फिर से देखिए। हर तरफ आग के गोले और शोले, हर तरफ बस आग ही आग। रोशनी ऐसी कि आसमान में उजाला दिखने लगता है। ये है फायरबॉल फेस्टिवल। आग से खेलना आसान काम नहीं है। ये खेल खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं। Soy nejapense desde nacimiento. Esto me emociona, es una pasión para mí. Esto es cultura, es amor para Nejapa, la verdad. Siempre, todos los años aquí vamos a estar presentes. इस फायरबॉल फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। खतरों से भरा ये खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इस खेल में जलते हुए गोलों को एक जगह पर रख दिया जाता है। खेल में हिस्सा ले रहे लोगों को इन जलते हुए गोलों को उठाना होता है और दौड़ते हुए इन्हें दूसरी टीम में शामिल लोगों पर फेंकना होता है। फायरबॉल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए लोग दूर दूर से नेजापा पहुंचते हैं। हर साल फायरबॉल फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी एक कहानी भी है। 1658 में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसकी वजह से लोगों को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। इस फायरबॉल फेस्टिवल से एक धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग के गोलों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्वालामुखी से बहने वाला गर्म लावा वास्तव में स्थानीय ईसाई संत जेरोनिमो थे, जो शैतान से आग के गोले से लड़ रहे थे। साल दर साल स्थानीय मान्यता अब एक फेस्टिवल बन चुकी है और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये बताएंगे कि किसी देश के उपराष्ट्रपति पर हमला होने की कितनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर हमलावर उपराष्ट्रपति के सिर पर बंदूक तान दे और वो बच जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर आई है अर्जेंटीना से, जहां उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गई क्योंकि बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा था। जिस महिला के सिर पर बंदूक तानी दिख रही है वो है अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति। नाम है क्रिस्टीना फर्नांडिस। क्रिस्टीना फर्नांडिस अपने घर के बाहर समर्थकों के बीच मौजूद थी। तभी भीड़ में मौजूद एक अज्ञात शख्स उनके काफी करीब आ गया और उसने क्रिस्टीना पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बंदूक तान दी। हालांकि गनीमत ये रही कि बंदूक चली नहीं और उपराष्ट्रपति बाल बाल बच गई। अगर गोली चल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
जैसे ही संदिग्ध क्रिस्टीना के सामने आया, उनके सिक्योरिटी गार्ड हरकत में आ गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के मुताबिक जिस बंदूक से उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उसमें 5 गोलियां थी, लेकिन ट्रिगर फंस जाने की वजह से गोली नहीं चल पाई। आरोपी हमलावर ब्राजील का रहने वाला है और उसका नाम फर्नांडो आंद्रे सबाग मोंटियल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आ रही है। एक बड़ा हादसा यहां हुआ है। करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई है। पिता के साथ आइसक्रीम लेने बच्ची आई थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। आइसक्रीम के फ्रिज में करंट आ गया था और करंट लगने से बच्ची जमीन पर गिर गई। ये बेहद दर्दनाक हादसा, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ये बड़ा हादसा हुआ। आप देखिए, बच्ची अपने पिता के साथ आइसक्रीम लेने के लिए आती है, लेकिन आइसक्रीम जिस फ्रिज में रखी है, दरअसल उसमें करंट था और जैसे ही बच्ची उसे छूती है, उसे टच करती है, वो इसकी जद में आ जाती है। बेहद दुखद यह हादसा, एक पिता के सामने उसकी बच्ची का इस तरह से इस हादसे का शिकार हो जाना। आप ये देखिए कैसे वो इस पूरे आइसक्रीम जहां पर रखी है जिस फ्रिज में, बच्ची को झटका लगता है, करंट की चपेट में आती है और कोई समझ भी नहीं पाता। दरअसल बच्ची के पिता भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बच्ची को करंट लग रहा है और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाती है। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं। बड़ा हादसा हुआ है। 4 चौकीदारों का सिर फोड़कर हत्या करने वाले सिरफिरे सीरियल किलर को भोपाल के बैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर हुई। तो वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन इस साइको किलर ने सिर्फ सोते हुए चौकीदारों को ही क्यों मारा? कैसे इसकी वहशत से पूरा मध्य प्रदेश दहशत में था? जानने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चार चौकीदारों के सनसनीखेज मर्डर की इनसाइड स्टोरी। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया हथौड़े वाला हत्यारा? कैसे मोबाइल से पकड़ा गया 30,000 का इनामी साइको किलर? वो तारीख थी 1 मई 2022। शहर मध्य प्रदेश का सागर। निर्माणाधीन पुल के नीचे सो रहे उत्तम रजक चौकीदार की डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस इस मामले की जांच में ही जुटी थी कि तारीख 29 अगस्त 2022 को कारखाने में सो रहे चौकीदार कल्याण सिंह लोधी को हथौड़े से मारकर मौत की नींद सुला दिया। 2 हत्याएं और एक जैसा पैटर्न, यही काफी था मध्य प्रदेश की सागर पुलिस की पेशानी पर परेशानी की लकीरें खींचने के लिए। लेकिन सागर पुलिस की परेशानियों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। 30 अगस्त की रात सागर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार शंभू शरण दुबे की हत्या कर दी गई और अगले ही दिन यानी 31 अगस्त की रात 40 साल के चौकीदार मंगल सिंह पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया। एक के बाद एक हुई 4 हत्याओं से सागर शहर में सनसनी फैल गई। एक ही तरह से सिर पर वार कर हत्या करने वाले हत्यारे की चर्चा आम हो गई। तो पुलिस को भी यकीन हो गया कि हो ना हो ये कोई साइको किलर ही है जो चौकीदारों की निर्मम हत्या कर रहा है। लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि साइको किलर है कौन? कौन है जो सोते हुए चौकीदारों को मौत देकर अपनी सनक मिटा रहा है? जो सुराग मिले हैं पुलिस को, उस पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि मुख्यतः जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हमें मिले हैं और जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे हम काम कर रहे हैं। सागर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की
तो 30 अगस्त को हुई वारदात की तफ्तीश के दौरान पुलिस को मौके से एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस को लगा कि ये मोबाइल फोन मारे गए चौकीदार शंभू शरण दुबे का होगा, लेकिन खाकी वालों का माथा तब ठनका जब वो मोबाइल 29 अगस्त को मारे गए सिक्योरिटी गार्ड कल्याण लोधी का निकला। अब पूरी तरीके से साफ हो चुका था कि चौकीदारों को मारने वाला शख्स एक ही है, लिहाजा पुलिस ने उस शख्स का स्केच जारी किया। साथ ही पुलिस ने हत्यारे की जानकारी देने वालों को 30,000 रुपये नगद देने का ऐलान किया। पुलिस को पता लग चुका था कि आरोपी अपने साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं आता है। उसे मौकाए वारदात पर जो भी औजार मिलता उससे ही वारदात को अंजाम देता है। लूटपाट करना उसका मकसद नहीं है, क्योंकि चौकीदारों की हत्याओं में किसी के साथ भी लूट नहीं हुई। साइको किलर सिर्फ मृतक का मोबाइल साथ लेकर जाता है और सिम कार्ड मौके पर ही फेंक जाता है। इसके अलावा आरोपी ड्यूटी के दौरान सोते मिलने वाले चौकीदारों को ही अपना निशाना बना रहा है। मध्य प्रदेश के सागर शहर में दहशत ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। पुलिस को सीरियल किलिंग वाली इस गुत्थी को जल्द सुलझाना था, लिहाजा 250 पुलिस वालों की 10 टीमें बनाई गई। ये टीमें साइको किलर की तलाश करने लगी। तभी 1 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में एक मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या कर दी गई। भोपाल और सागर पुलिस ने एक साथ मिलकर इस साइको किलर को पकड़ने की कवायद शुरू की। सागर में चौकीदार की हत्या के बाद यह साइको किलर उस चौकीदार का मोबाइल अपने साथ ले गया। फौरन इस मोबाइल को सर्विलांस पर डाला गया और ये हत्यारा साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ऐसे कुल अभी तक 4 हत्याएं, 3 सागर की, 1 भोपाल की उसने कबूल की है। सामान्य बुद्धि का है, साइको या तो नहीं कह सकते ना पागल कह सकते हैं उसे, क्योंकि वो बचने की हर जगह कोशिश की है उसने। जो आधार कार्ड उसका मिला है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद आया है। ये सागर जिले के केसली थाना के ग्राम कैंकरा का बताया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत क्रूर किस्म का लड़का है, हत्यारा है। शिव प्रसाद नाम का सीरियल किलर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका खूनी फितूर किसी डरावनी फिल्म की तरह है। भोपाल में जिस चौकीदार को शिव प्रसाद ने मौत के घाट उतारा, उस वारदात का सीसीटीवी फुटेज इसकी तस्दीक भी करता है। गौर से देखिए कैसे सीरियल किलर शिव प्रसाद सोए हुए चौकीदार को हमेशा हमेशा के लिए सुला रहा है। इसमें जो पूरी टीम लगी थी उसने बहुत मेहनत के साथ काम की। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और जो पूरा समस्त स्टाफ इसमें लगा हुआ था। जो भी साक्ष्य मिले उसका पूरा डिटेल एनालिसिस, और इतने कम समय में टीम ने आरोपी को पकड़ा है, तो उस पूरी टीम को बधाई और पूरी टीम को पुरस्कृत इसमें किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सागर में 4 हत्याएं करने के बाद हत्यारा भोपाल आ गया था। उसने भोपाल में 1 सितंबर की रात को मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की, तो इससे पहले उसने कथित तौर पर पुणे में भी एक हत्या की थी। इस तरह अब तक वो कुल 6 हत्याएं कर चुका है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वो केजीएफ फिल्म के कैरेक्टर रॉकी भाई से प्रेरित था। सागर जिले के केसली गांव का रहने वाला 19 साल का शिव प्रसाद वाकई किसी फिल्म से प्रेरित था। सोते हुए चौकीदारों को मौत के घाट उतारना उसका फितूर बन गया था, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार था। वजह जो भी हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस सीरियल किलर की वहशत से पूरा मध्य प्रदेश दहशत में था, जो अब कम जरूर होगी। सागर से अतुल अग्रवाल और भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिसकी कारगुजारियां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। जी हां, ये गिरोह उस निशान को ही मिटाने में जुटा था जिसे पूरी दुनिया में किसी अपराध का अकाट्य और वैज्ञानिक सबूत माना जाता है। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो अपने गुनाहों के निशान जरूर छोड़ता है, क्योंकि ये गिरोह किसी की भी उंगलियों के निशान कुछ महीनों के लिए बदल देता था।
सर फिंगरप्रिंट लेके आए। फिंगरप्रिंट लेके क्या करोगे? सरप्राइजिंग, फिंगरप्रिंट लेके इतने देर घूम रहे हो? ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता है, बल्कि हकीकत में भी पूरी दुनिया में पुलिस किसी भी अपराधी तक पहुंचने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स की तलाश करती है और दुनिया भर की अदालतें फिंगरप्रिंट्स को एक मजबूत सबूत मानती हैं। दशकों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोई भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते हैं और किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब यह दावा सवालों में घिर गया है, क्योंकि हैदराबाद से सटे राचाकोंडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो किसी की भी उंगलियों के निशान बदल देता था। Not identical. Not identical. Not identical. उंगलियों के निशान बदलने वाले इस गिरोह का तरीका थोड़ा दर्दनाक और बहुत ज्यादा शातिराना है। ये हाथ की 10 उंगलियों को चीरकर टिश्यू निकालते थे, फिर उस जख्म को टांकों से सिल देते थे और जख्म भरने के बाद उंगलियों पर जो नई चमड़ी उभरती थी उसमें फिंगरप्रिंट का पूरा पैटर्न ही बदल जाता था। ये जो दो मेन आरोपी है, जो मुनेश्वर रेड्डी और जो वेंकट रमना, इन दोनों ने यहाँ से आंध्र प्रदेश से वो लोग राजस्थान भी गए, वहाँ पे 2-3 लोगों पे उसने सर्जरी किया उन्होंने। उसके बाद केरला गए, वहाँ पे 6 लोगों पे सर्जरी किया और यहाँ पे आंध्र में ये लोगों ने 3 लोगों के फिंगर टिप से सर्जरी किया था, जो 3 में से 2 लोग हमने अभी पकड़े। टोटल 4 लोग हमने पकड़े हैं और इनके पास से जो सर्जरी के लिए जो सामान है बेसिकली वो हमें बरामद हुआ है। इस गैंग का मुख्य आरोपी GN मुनेश्वर रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडप्पा का रहने वाला है और पेशेवर रेडियोलॉजिस्ट यानी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का एक्सपर्ट है। दूसरा आरोपी S वेंकट रमन्ना भी एक अस्पताल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। कड़पा से तिरुपति के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में मुनीश्वर रेड्डी नौकरी करने पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट वेंकट रमना से हुई। इन दोनों को एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि कुवैत से उसको डिपोर्ट कर दिया और वो श्रीलंका गया, जहां पर उसने अपने फिंगरप्रिंट्स बदलवा लिए। उसके बाद वो कुवैत गया, जहां पर एयरपोर्ट के अधिकारी उसको पकड़ नहीं पाए। दरअसल कुवैत या किसी भी एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच उसके फिंगरप्रिंट से की जाती है। पासपोर्ट और वीजा दोनों दस्तावेजों पर 10 उंगलियों के निशान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होते हैं। जिन लोगों को अवैध रूप से किसी देश में रहते पाया जाता है, उनको डिपोर्ट करते समय उनके फिंगरप्रिंट को ही ब्लैकलिस्ट किया जाता है ताकि अगली बार उसे उस देश में घुसने से रोका जा सके। राचाकोंडा पुलिस के हत्थे चढ़े इस गैंग ने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर उसी फिंगरप्रिंट जांच को ही बेकार बना दिया। यस, 4 महीने के बालक का फिंगरप्रिंट्स फॉर्म होता है एंड इट विल कंटिन्यू टिल योर डेथ। इसमें आपको तो वर्ल पैटर्न है, ये लूप पैटर्न है, ये लूप पैटर्न है। आप शायद कवर कर सक रहे या नहीं कवर कर सक रहे, बट यू कांट मिसहैंडल, यू कांट मिसमैनेज द फिंगरप्रिंट। Whoever goes against the nature will not be spared by nature. Nature will punish them automatically. 2 शातिरों का ये गिरोह सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं था। शुरुआती जांच में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने केरल में एक आदमी के फिंगरप्रिंट बदलने के लिए सर्जरी की थी। इसी साल मई में राजस्थान के एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और राजस्थान जाकर इन दोनों ने 6 लोगों की उंगलियों के निशान बदल डाले। जिस फिंगरप्रिंट को किसी भी इंसान का कभी न बदलने वाला पहचान माना जाता है, उस फिंगरप्रिंट्स को ये गिरोह महज 25,000 में बनाता था और इस म्यूटिलेटेड फिंगरप्रिंट्स के साथ नए पहचान पत्र बनाए जाते थे, जैसे कि आधार कार्ड, और उस बदले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ नए वीसा हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस गिरोह ने यही बताया है कि वो सिर्फ विदेश से वापस भेजे गए लोगों के फिंगरप्रिंट बदल रहे थे, लेकिन पुलिस को शक है कि खूंखार अपराधी और आतंकवादी भी ये तरीका आजमा सकते हैं। इसलिए पुलिस
अब उन लोगों का पता लगाने में जुटी है जिन्होंने इस गिरोह से अपने फिंगरप्रिंट बदलवाए हैं। ऐसे कितने लोग देश के बाहर जा चुके हैं, उनका ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। अब तक बिना डिग्री वाले फर्जी डॉक्टर सिर्फ दुकान खोलकर लोगों की जान से खेल रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक मुन्ना भाई एमबीबीएस ने पूरा आईवीएफ सेंटर ही खोल दिया। वहां मां बनने का सपना लिए पहुंची एक महिला उसकी लापरवाही और लालच का शिकार हो गई। जिस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहां अब मातम पसरा है। गाजियाबाद के चंद्रभान की पत्नी ललिता शादी के 11 साल बाद भी औलाद न होने की कसक मिटाने के लिए 19 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड गई थी, जहां गर्भधारण की प्रक्रिया के दौरान ललिता की तबीयत बिगड़ी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सर मैं आपको ज्यादा कुछ तो मतलब मुझे नहीं पता है। उस दिन एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट था, तो करीब जो भी पेशेंट थी ललिता, ये हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ओपीयू बोलते हैं, जिसमें एग पिकअप होते हैं। तो उस प्रोसीजर के दौरान उनको मतलब किसी ड्रग से रिएक्शन हुआ है उसके, तो ये बाकी जानकारी तो आपको डॉक्टर दे पाएंगे। वर्ल्ड क्लास आईवीएफ सुविधाओं का दावा करने वाले इस दुकान में ललिता के इलाज में लापरवाही का शक चंद्रभान को तभी हो गया था जब उनकी पत्नी की जान बचाने के बजाय आईवीएफ सेंटर के डॉक्टर और कर्मचारी उनसे पैसे जमा करवाने के पीछे पड़े थे। ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट चल गया तो ठीक है, वरना कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना एक्सपेरिमेंट करते रहो, जब कुछ होगा तो देखेंगे। आप ये सोचिए, उस दिन उस क्रिटिकल सिचुएशन में जब ये सब हो रहा था, तो ये मुझसे ये कह रहे थे कि आप पैसे जमा करा दीजिए, सब कुछ ठीक है। आप देखिए, मतलब इंसान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। फिर आपको पता है कि पेशेंट के साथ क्या हो गया है अंदर, तब भी ये चाह रहे हैं कि पैसे में दे दूँ। हम तो पैसे देने ही गए थे सर, हम तो फैमिली बढ़ाने गए थे। अब आज इन्होंने फैमिली खत्म कर दी है। चंद्रभान की शिकायत के बाद पुलिस ने इस आईवीएफ सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिय रंजन को गिरफ्तार कर लिया। प्रिय रंजन का दावा था कि उसने बिहार में मधेपुरा की बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है, लेकिन जांच में उसकी ये डिग्री भी फर्जी निकली। केस में एक प्रिय रंजन ठाकुर है जो आईवीएफ सेंटर का मालिक है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन का दौरान एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट वो फर्जी पाया गया है। विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।